Assalamualaikum everyone. Myself अरीबा ज़फ़र अहमद. तो मैं सैटरडे मॉर्निंग की जो है स्टूडेंट लीडर हूँ और हमारी क्लास का आज है डे 3 जिसमें हम जो है थोड़े से टफ टॉपिक या एडवांस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे और मे बी पॉसिबल कि इन टॉपिक्स में से क्योंकि ये काफ़ी अहम टॉपिक्स हैं तो इन टॉपिक्स में से मे बी पॉसिबल कि कोई क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं हमारे लिए एग्ज़ाम के. अच्छा वैसे क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे बताएं, मैंने आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था, आप लोगों को मिला पीडीएफ का? मैंने पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर किया था. उसमें एमसीक्यूज थे, सारे जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे उसके हवाले से 2 पीडीएफ्स मैंने शेयर किए थे, आप लोगों को मिल गए? बाकी आवाम को मिले भाई? ठीक है, गुड हो गया. अच्छा, आप लोगों के पास ऐसी चीज़ें आया करें तो आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दिया करें क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्टूडेंट्स को मिलता नहीं है. अच्छा, इसके अलावा आप में से कोई जो है रिकॉर्ड कर ले इस सेशन को ताकि दूसरे स्टूडेंट्स अगर मांगे तो फिर उनके साथ भी जो है हम शेयर कर दें. आप लोग रिकॉर्डिंग ऑन कर लें ताकि फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है? ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा जी, फर्स्टली जो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई से ही स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मैंने कुछ जो है बनाया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मैंने ड्रॉ की हैं जिसके थ्रू आप लोगों को इजीली कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली होती क्या है या किस बला का नाम है ये. तो भाई इसमें सिंपल सिंपल सा काम है. ठीक है, मैं समझा देती हूँ कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है. उसके बाद जो है होपफुली कि आप लोग जो है आप लोगों को इजीली जो है इसको समझ पाओगे, आप लोग के पास कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज़ है या कोई स्टेट होता है ना, जब हम कोई स्टेट बना रहे होते हैं तो वो स्टेट जो है हम क्या करते थे जब तक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका टॉपिक या कॉन्टेक्स्ट एपीआई आया क्यों, इसकी क्या वजह थी. तो इसके आने की ये वजह थी कि पहले ये होता था, यानी कि कोई स्टेट होता था तो उसको मैनेज करने के लिए या दूसरे कंपोनेंट्स में अगर वही चीज़ हमें चाहिए तो हम उसको कैसे यूज़ करते थे. हम उसको इस तरीके से यूज़ करते थे कि फॉर एग्जांपल ये आप लोगों को दिख रहा होगा C1 ये एक कंपोनेंट है. ठीक है? C4 ये एक कंपोनेंट है, C5 ये, मैंने C2 C6 ये बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं. ठीक है? और ये है हमारी पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल, मेन फाइल जो होती है, जो रूट पे रखी हुई होती है. ठीक है? ये वो फाइल है. तो जब हम स्टेट बनाते थे ना तो हम मेन फाइल में बनाते थे, पेज डॉट टी एस एक्स की रूट की फाइल में. ठीक है? और उसके बाद क्या करते थे हम, वो हम एज अ प्रॉप पास करते थे अपने अपने कंपोनेंट्स को. अब फॉर एग्जाम्पल अगर C8 को चाहिए, ठीक है, डेटा, और C5 को चाहिए, तो अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमारे मेन पे जो है स्टेट बनाएंगे हम. उसके बाद क्या करेंगे, ये एक फाइल में स्टेट हम अपनी बना रहे होंगे, उस फाइल को हम C1 में भेजेंगे, फिर C4 में भेजेंगे, फिर C5 को जाके डेटा मिलेगा, जबकि C1 और C4 को तो इस डेटा की नीड ही नहीं थी. इसी तरीके से अगर यहाँ हम देखें तो पहले डेटा क्या होगा, C2 में जाएगा, फिर C6 में जाएगा, फिर C7 में जाएगा, उसके बाद जाके एज अ प्रॉप हम ये पास कर रहे होंगे डेटा. ठीक है? कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स के अंदर कॉल किया जा रहा होगा और उसमें जो है जिस तरीके से प्रॉप्स में हम डेटा देते हैं इस तरीके से डेटा पास किया जा रहा होगा. अब आप लोग मुझे ये बताएं, अगर सिर्फ कलर के स्टेट की इस कंपोनेंट को नीड थी तो इनमें C7 में, C6 में, C2 में इसको पास करके हमने क्या करना है, इसकी तो कोई यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है. और अगर सिर्फ ये इतने से कंपोनेंट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई हो 50 to 60 कंपोनेंट्स हो, तो आप क्या कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट के कंपोनेंट्स में ही डेटा पास करते रहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर कोई हम बड़ी वेबसाइट पे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करें, कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम क्या इसी तरीके से प्रॉब्स डीलिंग के थ्रू इसको डील करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. तो इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए या इस मुश्किल से बचने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई का. अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहती है भाई आप एक फाइल लो, एक फाइल में स्टेट बनाओ, उस स्टेट को मैनेज करो. किस तरीके से स्टेट बनेगी, आप जो भी आपको जो है स्टेट बनानी है आप क्रिएट करो उसका कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ये फंक्शन देता है. ठीक है? आप उसके थ्रू जो है इस कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करो.
और उसके बाद आपको जहां भी यूज करना है ना, आपको इसको एज अ प्रॉप अलग अलग कंपोनेंट्स में पास करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। आपको इसको डायरेक्ट C6 में यूज करना है। आप डायरेक्टली यूज कॉन्टेक्ट करके इसको कॉल करो। यूज कॉन्टेक्ट करो, आप इसको बता दो कि भाई स्टेट कौन सी है या कॉन्टेक्ट किस चीज का है, कलर का कॉन्टेक्ट है, आप इसको बता दो। यूज कॉन्टेक्ट के थ्रू आप इसको जो है कॉल करो, और कॉल करके डायरेक्टली उसी सिर्फ कंपोनेंट में यूज कर लो। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वो डेटा जो इसको इन कंपोनेंट्स को नहीं चाहिए, वो इनको भी मिल रहा था, और हम हमारा काम जो है बहुत लंबा हो रहा था, ठीक है। बहुत मुश्किल हो रही थी इसमें, ठीक है। तो हमारा काम जो है बड़ा लंबा हो रहा था इसमें। अच्छा जी, wait a second। तो इसमें जो है हमारा काम कहाँ गया, इसमें जो है ना बेसिकली हमारा काम बड़ा लंबा हो रहा था। जो डेटा इन कंपोनेंट्स को नहीं चाहिए इनको, वो भी हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा था लाजमी, क्योंकि अगर इससे हम इसको डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आगे C7 के पास डेटा कैसे जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट, इस मुश्किल को हल करने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई थी हमारे पास। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। और उसके बाद जिस भी हमें कंपोनेंट में इसको यूज करना हो, हम यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इसको यूज कर लेते हैं। अब हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको C2 में पास करें, या अगर C8 में हमें चाहिए तो हम C7 में पास करेंगे, ठीक है, उसके बाद C8 में आएगा, तो ये हम इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये काफी हमारे लिए हेल्पफुल रही और इजी हो गया हमारे लिए काम, ठीक है, करना। बनिस्बत इसके कि हम प्रॉप्स ड्रिलिंग करें, हमें जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक कॉन्सेप्ट मिला जिसके थ्रू काफी काम हमारा इजी हो गया, आसान हो गया। ठीक है जी, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोगों को? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन हो? कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्लियर है आप लोगों को कि क्या होती है कॉन्टेक्स्ट एपीआई? ठीक है जी, गुड हो गया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। तो हम चलते हैं दूसरे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है जी, VS कोड ओपन कर लेते हैं और इसमें आ जाते हैं हम सर्वर एक्शंस पे। अभी हम पढ़ लेते हैं सर्वर एक्शंस। अच्छा, सर्वर एक्शंस क्या होते हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? बेसिकली सर्वर एक्शन अगर आसान लफ्जों में समझा जाए तो ऐसा फंक्शन होता है जो सर्वर पे चलता है। आपने देखा होगा कि जब हमें किसी भी कंपोनेंट को क्लाइंट साइड करना होता है तो हम उसमें यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज कर लेते हैं, वो कंपोनेंट क्लाइंट साइड बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हमें कोई काम करना होता है, अच्छा पहले, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था कि कोई फॉर्म हमारे पास है, ठीक है, उस फॉर्म को सबमिट करना है, या और फर्दर बैकएंड से जो इंटरेक्टिविटी करनी है, हमें एपीआई यूज करनी है, या और बहुत से काम होते थे, तो उसके लिए हमें एपीआई बनानी पड़ती थी। एपीआई का फोल्डर हम बनाते थे और उसमें route.ts वगैरह ये सारी चीजें हमें बनानी पड़ती थी, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, हमारे पास एक एडवांस टॉपिक है सर्वर एक्शंस का। सर्वर एक्शंस बेसिकली इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऐसे फंक्शन या ऐसा कंपोनेंट जो सर्वर पे जाके कॉल हो रहा हो, जिसका काम सारा सर्वर पे हो रहा हो, ठीक है। अब कैसे और इसका यूज केस क्या है? सर्वर एक्शंस का बेसिकली यूज केस ये होता है कि कोई फॉर्म है, ठीक है, आप उसको सबमिट कर रहे हो, तो उसका डेटा कहाँ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप डेटाबेस से अगर कोई चीज़ को कनेक्ट कर रहे हो तो उसके डेटा को मैनेज करने के लिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि म्यूटेशंस के लिए, म्यूटेशंस यानी कि मॉडिफिकेशन के लिए, कोई चीज़ क्रिएट करनी हो आपने, अपडेट करनी हो, इन चीज़ों के लिए सर्वर एक्शंस को बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी अच्छा, हमने इसको क्या है और इसका कैसे कोड चल रहा है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन में अभी फिलहाल आप लोग इस पे फोकस करो। ये क्या है? एक फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म में एक हमारे पास जो है इनपुट की फील्ड है नेम की, एक है एड्रेस की, और एक है सबमिट की। अच्छा, हम इसमें कर क्या रहे हैं? हम इसमें ये कर रहे हैं कि हमने इस पे सर्वर लगाया हुआ है, ठीक है, सर्वर एक्शंस लगाया हुआ है। अब इसमें जो भी यूजर अपना डेटा देगा ना, वो हमारा डेटा जो है सर्वर पे जाएगा और सर्वर से काम होकर आएगा। अच्छा, ये मैंने कमेंट किया हुआ है
इसलिए कि आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम जो है अपने सर्वर एक्शंस के लिए सर्वर की जो हमारी फाइल है वो अलग बनाएं, ठीक है। अच्छा, मैं जो है इसको npm रन डेव किया हुआ है मैंने, तो मैं यहाँ से भी ओपन कर लेती हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। अच्छा, यहाँ से हम्म, यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है एक रेफरेंस दिया हुआ है बेसिकली, और एक्शन में जो है एक फंक्शन कॉल हो रहा है सबमिट एक्शन का, ठीक है। अच्छा, सबमिट एक्शन का क्या फंक्शन है और ये कैसे काम कर रहा है इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ से हम गए सबमिट एक्शन पे, ठीक है। सबमिट एक्शन अब क्या काम कर रहा है? सबमिट एक्शन बेसिकली एक असिंक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, सिर्फ हमने जो यहाँ पर एक्शंस में हमने यहाँ पर जो हमारे नेम बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से नेम की जो प्रॉपर्टी है नेम, और नेम की प्रॉपर्टी है एड्रेस, ठीक है। इनको गेट करवा रहा है ये, ठीक है। इनको गेट करवा के क्या कर रहा है, इससे एफएस के थ्रू एक फाइल राइट करवा रहा है, जिसमें ये बोल रहा है कि एक फाइल बनाओ बेसिकली आप डेटा डॉट टी एक्स टी की, और उसमें जो इसका नेम है वो नेम जो है गेट करो, और नेम जो है प्रिंट करवाओ, और साथ इसका एड्रेस प्रिंट करवाओ, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये काम कहाँ हो रहा है? ये काम हो रहा है सर्वर पे। मेन मकसद ये है चीज का बताने का कि ये काम क्लाइंट पे नहीं हो रहा, ये काम हो रहा है जो ये हमने यूज सर्वर का डायरेक्टिव यूज किया है, ये हमारे सर्वर साइड पे काम चल रहा है, ठीक है। ये हमारे क्लाइंट साइड पे नहीं चल रहा, वरना पहले क्या होता था कि फॉर्म वगैरह की सबमिशन जो होती थी इन सब के लिए, जब हमारे पास डेटा आता था तो हम एपीआई राउट्स वगैरह बनाते थे, जिसके थ्रू क्या होता था आपको पता है, एपीआई की रिक्वेस्ट जाने में और रिस्पॉन्स आने में काफी टाइम लगता है, और ये बनिस्बत उसके काफी फास्ट है, ठीक है। काफी फास्ट है और काफी अच्छा है, तो इसलिए ये एक इसका एडवांस कॉन्सेप्ट है, और काफी लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं और काफी इस पे काम भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, यूज सर्वर लगा दिया हमने। फंक्शन आप लोगों को समझ आ गया कि ये फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है? आप लोगों को क्लियर है बेसिकली कि कर क्या रहा है? हाँ हाँ, समन पूछो। यार मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये अलग से बनाया है, ठीक है। इसमें आपने कुछ हम्म प्रोमिसेस वगैरह भी इंपोर्ट किए हुए हैं। हम्म तो आपने इसको यूज सर्वर रखा हुआ है और जहाँ पे हमने इस फंक्शन को यूज किया हुआ है उसको यूज क्लाइंट किया हुआ है। तो जहाँ यूज किया हुआ है, देखो देखो, जहाँ यूज किया हुआ है यहाँ पर हमने इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने सिर्फ कॉल किया हुआ है, ये फंक्शन यहाँ बना नहीं है, ये यहाँ पर इसका काम नहीं हो रहा। बेसिकली जस्ट हमने इसको इंपोर्ट करवा के इसका इस पे जो है वर्क किया हुआ है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? बेसिकली डेटा जो आएगा सिर्फ क्या करेगा इसमें से फाइल बंद कर देते हैं। अच्छा, डेटा जो हमारे पास आएगा ना, बेसिकली सबमिट एक्शन में ई करके जो हम इसमें डेटा ले रहे हैं, ये डेटा आएगा और सीधा सा इसमें चला जाएगा। इसका मकसद क्या है यहाँ इसको कॉल करने का, कि सिर्फ इसमें से डेटा लेना। जो यूजर डेटा दे रहा है, आपने देखा होगा ना, हम ई डॉट टारगेट करके अपना डेटा गेट करते हैं, तो ये हाँ। वही चीज है, ये वही अच्छा। चीज है। तो सिर्फ ठीक। इसमें क्या, हम इसको कॉल करवा रहे हैं और डेटा हम गेट कर रहे हैं, बाकी सारा काम इस डेटा के ऊपर जो हमने सारा काम करना है वो काम यहाँ हो रहा है इस पे, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये और एफ आपको पता है एस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो मुझे दोबारा से। एफएस एक हाँ, लाइब्रेरी है, बेसिकली प्रोमिसेस वगैरह के लिए यूज होती है और कुछ नहीं है, जस्ट ठीक एफएस है। के थ्रू हम इसको बोल रहे हैं कि भाई आप एफएस डॉट राइट फाइल, इसका एक फंक्शन है या आप कह लो मेथड है, इसके थ्रू ये हमें फाइल बना के दे देगा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है। हमें फाइल बना के दे देगा। अच्छा, कैसे बना के देगा अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से बना के देगा, ठीक है। है। ओके ओके। अच्छा, इसके बाद जो है सिर्फ हमने क्या करा, हमने इसको बताया कि भाई आप जो है यहाँ पर कॉल करवाओ, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर अपना डेटा गेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसको जो है npm रन डेफ करके हम इसको देखते हैं कि काम भी कर रहा है या नहीं, ये हमारी फाइल बना भी रहा है या नहीं। यहाँ से मैंने सबमिट किया, ठीक है, सबमिट हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब हमें डेटा डॉट टी एक्स टी की फाइल भी मिल रही है, आप लोग देख रहे हो, डेटा डॉट टी एक्स टी, ये वही फाइल है जो यहाँ हमने इसमें सर्वर एक्शंस में बताया था कि भाई आपने डेटा डॉट टी एक्स टी की एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। और उसमें आपने बताना है कि ई डॉट गेट करके हमने इसका नेम लिया है कि भाई आपने नेम की वैल्यू बतानी है और एड्रेस बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा डॉट टी एक्स टी की फाइल क्रिएट हुई और इसमें नेम आ गया और एड्रेस भी आ गया,
तो ये फाइल जो है एफएस वाले फंक्शन की वजह से बनी है हमारी डॉट डी बिल्कुल टीएक्सटी। बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ रेफरेंस वगैरह लगाया हुआ है। अच्छा भाई, ये यूज रेफ का जो है एक हुक होता है हमारे पास। ये किस लिए होता है? बेसिकली डोम में जो है, ये उस एलिमेंट को, करंट जो हमारा एलिमेंट होता है उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, होल्ड करके रखता है, या उसकी वैल्यू को, करंट एलिमेंट हो गया आपका, या वेरिएबल, या उसकी वैल्यू आप सीधे से अल्फाज में कह लो, ये उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ क्या करा है, एक वैल्यू में स्टोर करवाया है यूज रेफ को। फिलहाल हमने इसकी वैल्यू नल रखी है, लेकिन यहाँ पर हमने रेफरेंस डॉट रेफरेंस, यहाँ हमने इसको कॉल करवाया है। ठीक है, ये एचटीएमएल की वैल्यू होती है, इसमें रेफरेंस हम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा है कि रेफरेंस डॉट करंट, रेफरेंस की यानी जो करंट वैल्यू है जो इसने होल्ड की हुई है उसको रीसेट कर दो। अच्छा, अब रीसेट कर दो, तो ये रीसेट पे क्या काम कर रहा है? अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको ना लगाएं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे हो, ये मैंने सबमिट करवा दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है गई नहीं है, यहाँ से रीसेट नहीं हुई। डेटा डॉट टीएक्सटी में भी डेटा चेंज हो चुका है, देख रहे हो आप लोग? तो ये जो है ये काम कर रहा है कि बेसिकली सॉरी, रेफरेंस यानी कि जो रेफरेंस करंट आपने वैल्यू होल्ड करके रखी हुई है भाई इनपुट के अंदर, आप उसको रीसेट कर दो। सिंपली ये काम कर रहा है, और कुछ भी काम नहीं कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा, तो फिर जैसे अगर हम चाहें तो यूजर से उनकी इंफॉर्मेशन लेकर और डेटा डॉट टीएक्सटी की फाइल में यूज कर लें, सेव कर लें और उसके बाद सैनिटी में इंपोर्ट कर दें, ये भी कर सकते हैं। देखो, ऐसा सैनिटी में नहीं, सैनिटी में आप डायरेक्टली दे दो डेटा तो वो ज्यादा बेहतर है। डेटा डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाने का मकसद, या आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि भाई ये जो डेटा आ रहा है ये काम भी हो रहा है इस पे या नहीं हो रहा। सर्वर पे किसने देखा है कि काम हो रहा है? हम तो नहीं देख पाते ना कि सर्वर पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। कहाँ देखते हैं हम? टर्मिनल में देखते हैं कि हाँ हो रहा है, हम कंसोल लगा के देखते हैं। लेकिन एक जब कोई फाइल बनती है, या उस पे कोई, जब हम डेटा पास कर रहे होते हैं यहाँ से और सर्वर से वो काम होकर आ रहा होता है, एक जब यूजर देखता है या स्टूडेंट देखता है तो उसको समझ आती है कि हाँ यार किस तरीके से हो रहा है। तो बेसिकली इसलिए ये मैंने जो है सर्वर एक्शंस पे ये काम करवाया है कि आप एक फाइल बनाओ और फाइल बना के फिर दिखाओ। ठीक है जी। अच्छा, अभी यहाँ जो है मैंने अलग से डेटा प्रोवाइड किया, अब देखो यहाँ से रिमूव हो गया डेटा, और ये हमें डेटा डॉट टीएक्सटी में मिल रहा है डेटा। ठीक है, तो इतना सब कुछ बताने का और समझाने का मकसद ये है कि सर्वर एक्शंस का छोटा सा काम है, और वो छोटा सा काम ये है कि जो भी कोई हमें कंपोनेंट या जो भी फंक्शन हमें सर्वर पे यूज करना हो, उसका काम हम चाहते हो कि भाई सर्वर पे हो, तो उसको हम यूज सर्वर के डायरेक्टिव पे यूज करते हैं, और उसमें सारा हम अपना फंक्शन लिख देते हैं। और बेसिकली इसका यूज केस होता ही फॉर्म की डिटेल्स वगैरह लेते हैं उसके लिए, या आप कह लो कि डेटाबेस पे काम वगैरह करते हैं हम उसके लिए, या म्यूटेशंस के लिए, तो इसका यूज उन चीजों के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है? ओके, गुड, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं अपना। अच्छा, ऑथेंटिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आई थिंक, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं ऑथेंटिकेशन के साइड पे कि भाई ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, ऑथराइजेशन क्या होती है, रजिस्ट्रेशन क्या होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसका कोड किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ठीक है, रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होती है? जब भी यूज़र अपने आप को रजिस्टर करवाता है, यानी कि वो अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक फॉर्म होता है उसको फिल किया जाता है, तो सीधे से अल्फाज में बेसिकली यही होती है रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद फिर ऑथेंटिकेशन क्या है और ऑथराइजेशन क्या है। अच्छा, यूजर ने रजिस्टर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम जो है हम या कंपनीज जो होती हैं बेसिकली यूजर को एक टोकन प्रोवाइड करती हैं या एक की प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उस की को यूज करके यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाता है कि भाई ये असली भी है बंदा या नहीं। ठीक है, ऑथेंटिकेट का मतलब होता है अपने आप को बताना कि भाई हमारे पास की है, हम ऑथेंटिकेट हैं, हम सही बनते हैं, मतलब हमारे पास है, हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेट का सीधा सा मतलब ही होता है। फिर आती है ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन क्या है। ऑथराइजेशन ये है कि जब आप ऑथेंटिकेट करते हो खुद को, जब वो की या जो वो पासवर्ड आपका, ये जो भी चीज़ होती है, जब वो उनके पास जाती है, किसी कंपनी के पास या जिनके भी पास जिनसे आपने ऑथराइज अपनी ऑथेंटिकेशन करवाई होती है, जब वो देखते हैं आपकी की को या आपके कोड को या आपके टोकन को, तो आपकी की या उस टोकन से पता चलता है कि आप किस किस चीज के लिए ऑथराइज्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, एक की है जो हम प्रोवाइड कर, एक की है, ठीक है, हमारे पास एक की है जो कि हम दे रहे हैं कि भाई जो यूजर लॉगिन करेगा ना, उसको हम ये की देंगे। ठीक है, उस की के थ्रू जो है वो अपना पोर्टल ओपन कर सकता है। अब अगर वही की जो है वो एक्सेस, उससे ही एक्सेस करना चाहे एडमिन पैनल, तो क्या हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो की इस तरीके की है कि भाई आपको की देख के, आपको जो है, जो जिन्होंने भी की बनाई है उस की के थ्रू वो देख के पता कर सकते हैं कि बंदा किस चीज के लिए ऑथराइज्ड है। जिस चीज के लिए ऑथराइज्ड होगा उसे सिर्फ वही चीज पे एक्सेस करने दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं करने दिया जाएगा। फिर एक की आती है, उस पे जो है देखा जा सकता है, उस पे जो है एक बंदा देख सकता है कि भाई एडमिन पैनल भी देख सकता है वो, और वो जो है अपना पोर्टल भी देख सकता है। ठीक है, तो ये अलग तरीके की होगी। और उसके ऑथराइजेशन अलग होगी कि भाई ये बंदा जो है यूजर पोर्टल के लिए भी ऑथराइज्ड है, और जो है ये जो है एडमिन पैनल के लिए भी ऑथराइज है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि ऑथराइजेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है और रजिस्ट्रेशन क्या है। रजिस्ट्रेशन जब कोई बंदा अपने आप को फॉर्म फिल करके अपनी डिटेल्स देकर रजिस्टर्ड करता है, ठीक है, फिर उसको एक की मिलती है, या टोकन आप कह लो या पासवर्ड आप कह लो, जो आप कहना चाहो वो मिलता है। ठीक है, उसके थ्रू जब वो अपने आप को लॉग इन करवाता है, या जब वो कीज दिखाता है अपनी, सेंड करता है, जैसे कि हमारे कह सकते हो आप, जैसे गवर्नर हाउस में हम सब आते हैं, ठीक है, क्लास लेने। जब तक हमने फर्स्टली जब अपने आप को रजिस्टर्ड ही करवाया था ना, फर्स्टली जब हमने फॉर्म फिल किया था, अपनी डिटेल्स दी थी, तो वो हम रजिस्टर हुए थे। उसके थ्रू जो है हम पर हमारा जो है फर्स्टली क्या हुआ था कि जब हमने गवर्नर हाउस में रजिस्ट्रेशन की थी तो हमने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, फॉर्म फिल किया था, उसके साथ ही क्या हुआ था कि हमें एक जो है स्कैन कोड दे दिया गया था। ठीक है, कि आपने भाई ये स्कैन कोड है, अब उसमें की होती है एक। ठीक है, अच्छा मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूँ फिर आप पूछ लीजिएगा क्वेश्चन अपना, सैरिश, ठीक है। अच्छा, उसके में उसमें जो है क्यूआर कोड में एक की होती है। अब वो की हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे पास कार्ड फेक है या असली है उसको जो है जब चेक किया जाता है, हम जब इंटर होते हैं वहां पर, तो क्लास की टाइमिंग चेक की जाती है कि किस ये बंदा किस टाइमिंग के लिए कौन से स्लॉट के लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है, और उसके बाद पहले ऑथेंटिकेट हुआ जाता है हमारा। ठीक है, हमारा जो है, अब आ रही है मेरी आवाज, मेरी आवाज क्लियर है सबको। हाँ, आवाज तो क्लियर है। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अच्छा जी, हम जो है गवर्नर हाउस में जब आते हैं उसके बाद हम अपना कार्ड शो करवाते हैं। ठीक है, कार्ड शो करवाते हैं, उस पे स्कैन होता है। स्कैन पे हमारा जो है एक्सेस देखा जाता है कि भाई कौन सा एक्सेस है इस बंदे का। हमारा सिर्फ एक्सेस है मार्की तक। ठीक है, जो हमारी मार्की है ना वहां तक एक्सेस है। उस कार्ड में सारी डिटेल्स हैं, ऑथेंटिकेट हम हो गए। ठीक है, उसके बाद ऑथराइजेशन का सिस्टम चल रहा है। ऑथराइजेशन क्या है। ऑथराइजेशन ये है कि भाई आप उस मार्की की हदूद तक रह सकते हो, उसके आगे जो गवर्नर साहब का ऑफिस है या और दूसरी चीजें हैं गवर्नर हाउस में, वहां तक आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें हमारे टीचर्स को, तो टीचर्स का कार्ड अलग होता है। ठीक है, उनका कार्ड भी, वो भी अपना कार्ड शो करवाते होंगे जब आते होंगे। ठीक है, उस पे उनके भी कार्ड का स्कैन किया जाता होगा क्यूआर कोड, और उनकी ऑथराइजेशन अलग होगी। क्या पता वो स्टाफ रूम तक जा सके, वो मार्की में भी आ सके और स्टाफ रूम तक भी जा सके। ठीक है, क्या पता वो आगे और भी बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकें। तो ये बेसिकली टोकन पे या आपकी की पे बात होती है कि आप कहाँ तक जो है ऑथराइज्ड हो। ठीक है जी, इतना क्लियर है
कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारी चीजें क्या हैं, रजिस्ट्रेशन भी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप चलते हैं टॉपिक अपने कोड की तरफ, ठीक है। तो कोड पे चलते हैं भाई। अच्छा जी, यहाँ से हम जो है सर्वर एक्शंस को बंद कर देते हैं। हम चलते हैं लॉगिन पे। अच्छा, लॉगिन ऑथेंटिकेशन जब हमने करनी है तो बेसिकली हमारे पास एक नेक्स्ट ऑथ की जो है लाइब्रेरी बड़ी फेमस है, और इससे काम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अब कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो भी देख लेते हैं। फर्स्टली तो हमें क्या करना पड़ता है, कमांड रन करनी पड़ती है, npm इंस्टॉल नेक्स्ट ऑथ, इतना सा काम, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो वो चलते हैं और हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम आ जाते हैं यहाँ से। फर्स्टली हमारे पास ये इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे। ये हमें बता रहा है कि भाई जब आपके पास पेजेस के राउट थे ना, पेजेस का राउटर आप यूज करते थे जब ये कोड आपके पास यूज होता था। अब हम तो जो है ऐप का राउटर यूज करें, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ जस्ट ये बनाओगे। ये कैसे बनेगा, आप ऐप के अंदर एपीआई का फोल्डर बनाओगे, उसमें ऑथ का, उसमें डॉट 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 नेक्स्ट ऑथ का, और ये जो है बेसिकली ये कैच ऑल सेगमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट ऑथ डॉट जेएस और नेक्स्ट ऑथ, इसका फोल्डर बनाओगे और फिर उसके अंदर बनाओगे आप राउट डॉट जेएस की फाइल या राउट डॉट टीएस की फाइल, ठीक है। ये जो होता है ना बेसिकली इतना डॉट जेएस को हटा के ये कैच ऑल सेगमेंट्स कहलाते हैं, कि यानी कि जितने भी हमारे पास स्लैशेस आते जाएं। डायनेमिक राउटिंग में तो क्या होता था, डायनेमिक राउटिंग में तो सिर्फ एक स्लैश के बाद जो नाम होगा वो उस पे पेज पे एक्सेस करने देगा आपको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कैच ऑल सेगमेंट्स कहलाता है, ठीक है। इसमें डॉट 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 आप देख रहे हो रेस्ट पैरामीटर्स कहलाते हैं, इसका मतलब है कि अनलिमिटेड, ठीक है। रेस्ट पहले भी रेस्ट पैरामीटर में भी होता था कि जितनी वैल्यूज चाहे एरे में उसमें आती जाती थी इसी तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें भी जितने स्लैशेस आए और जितने राउट्स बने या जितने सेगमेंट्स बने वो बनते जाते हैं, ठीक है। फर्स्टली क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, अपनी राउट डॉट जेएस की फाइल में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम इधर आएंगे, ठीक है। हम ये देख रहे हैं सेशन प्रोवाइडर, ठीक है। ये एक कंपोनेंट में कॉल हुआ हुआ है, लेकिन अब कैसे करेंगे इसको। फर्स्टली तो हम ये काम उठाएंगे, ठीक है, एज इट इज उठाएंगे। एक अपने पेज डॉट टी एस एक्स, जैसे कि मैंने लॉगिन का फंक्शन, लॉगिन का राउट बनाया हुआ है, उसमें पेज डॉट टी एस एक्स में सिर्फ मैंने जो ही काम उठाया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा भाई, इतना तो काम हो गया। अब इसमें अब आगे क्या करना है, आगे आप आओगे डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। उसमें आके आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ये सारा काम आपको बताएगा कि भाई आपने कैसे करना है। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना इसमें, बेसिकली ये प्रोवाइडर्स होते हैं कि आपने किस किस का प्रोवाइडर लेना है, यानी किस किस के थ्रू आप इसको लॉग इन करवा सकते हो, ऑथेंटिकेट करवा सकते हो। अभी यहाँ पर जस्ट मैंने गिटहब प्रोवाइडर लिया, आप चाहो ईमेल प्रोवाइडर ले सकते हो, गूगल प्रोवाइडर ले सकते हो, फेसबुक का ले सकते हो, ठीक है। एप्पल प्रोवाइडर ले सकते हो, जो आप चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। लोगे, उसके बाद क्या करोगे भाई, ठीक है। आपने यहाँ से डायरेक्टली इसको प्रोवाइडर के नाम से ऐसे इसको कॉपी किया, या अंदर का सिर्फ जस्ट ये वाला कोड आपने कॉपी किया, और आपने यहाँ पर इनको कमेंट करके आपने पेस्ट कर दिया। और आप चाहो तो जिसको आप ओपन करना चाहो, जिस प्रोवाइडर से आप यूज करना चाहो, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, इतना काम हो गया। अब ये तो मांग रहे हैं प्रोसेस डॉट ई में गिटहब की आईडी और गिटहब का सीक्रेट। अब ये कैसे होगा, ये भी हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप आओगे अपने गिटहब में, गिटहब में आने के बाद आप यहाँ से आओगे। अच्छा, सबको स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी, ठीक है। आप आओगे यहाँ से अपने लॉगिन में, ठीक है, लॉगिन करोगे इसको। यहाँ से आप देख रहे हो ये आपकी कंप्लीटली प्रोफाइल आ रही होती है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी आ जाओगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आ गए। अब सेटिंग्स से यहाँ आओगे आप डेवलपर सेटिंग में, ठीक है। यहाँ से आप ऑथ ऐप पे क्लिक करोगे। ये मेरी एक ऑथ एप्लीकेशन बनी हुई है, वरना आपको वो कहेगा कि क्रिएट न्यू, वरना यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो न्यू। यहाँ से वो आपको एक गिटहब आईडी देगा, ठीक है, क्लाइंट आईडी होगी बेसिकली वो आपकी। वो आप कहाँ पेस्ट करोगे, आप अपने env डॉट लोकल में इस फाइल में, ठीक है, मेरी पेस्ट हुई हुई है।
आप यहाँ पर गिटहब आईडी में क्लाइंट आईडी पेस्ट करोगे, आप क्रिएट करोगे एक गिटहब का न्यू सीक्रेट, उसको कॉपी करोगे और आप ये वाली की देकर उसको पेस्ट कर दोगे अपने ईएनवी लोकल में और यहाँ से उसको एक्सेस कर लोगे सीधा सा। ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद अब ये हमने क्या करा हुआ है, हमने ना यहाँ पर लेआउट में अपने सेशन रैपर दिया हुआ है। आप क्या करते थे पहले जब स्टार्टिंग में इसका काम हो रहा था तो सेशन प्रोवाइडर हम दे रहे थे, लेकिन उससे एरर आ रहा था। क्यों? क्योंकि हम अपने लेआउट को क्लाइंट साइड नहीं कर सकते। अच्छा भाई, आज अकेले मैनेज करने में ना बड़ा मसला हो रहा है। सब लाइटें ना अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। हम क्या करेंगे, इसका प्रोवाइडर बनाएंगे। प्रोवाइडर क्या होता है? प्रोवाइडर कुछ भी नहीं होता, बेसिकली एक रैपर होता है जिसको हम रैप कर देते हैं। वो भी इसलिए कि वहां पर जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है जहां हम लेआउट में इसको कॉल करें, यहाँ पर यूज क्लाइंट हमें ना लिखना पड़े, अपने लेआउट को हमें क्लाइंट साइड ना करना पड़े, वरना फायदा नहीं है हमारे नेक्स्ट जेएस यूज करने का। वरना ये तो पूरी कंप्लीटली हमारी जो है प्रोजेक्ट ही क्लाइंट साइड पे हो जाएगी। तो इससे बेहतर तो हम रिएक्ट यूज कर लें फिर। ठीक है। तो हम जो है यहाँ सेशन रैपर यूज कर रहे हैं। सेशन रैपर की मैंने एक फाइल बनाई हुई है, उसमें यूज क्लाइंट करके एक सेशन प्रोवाइडर है, वो मैंने नेक्स्ट ऑथ की तरफ से बना बनाया मिलता है। ठीक है। आप उसको यूज करोगे और उसमें चिल्ड्रन को पास कर दोगे। ठीक है। और ये सेशन रैपर क्या करोगे, यहाँ कॉल करवा दोगे। इतना सा काम है। ठीक है। इसके बाद आप देखो, आप यहाँ आ जाओ। ठीक है। मैंने लॉगिन का पेज बनाया हुआ है, लॉगिन पे आ जाओ आप। ठीक है। लॉगिन पे आ गए। ये देखो, ये अभी मुझे कह रहा है कि आप साइन इन नहीं हो। ठीक है। चलो साइन इन करके देख लेते हैं इसको। ये कह रहा है भाई साइन इन विद गिटहब, गिटहब के उससे आप साइन करो। ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर और भी मजीद प्रोवाइडर्स ऐड कर सकते हो। चाहे तो आप गूगल का प्रोवाइडर यूज कर लो, चाहे ईमेल का कर लो, चाहे किसी और चीज का कर लो। ठीक है। यहाँ से मैं इसको साइन इन करूंगी गिटहब के साथ। अच्छा जी, कंटिन्यू। आई थिंक इंटरनेट का इशू हो रहा है कुछ। दोबारा से हम npm रन डेफ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। npm रन डेफ करके दोबारा से हम अपने सर्वर को रन करते हैं। अच्छा, वैसे इतना समझ आ गया? इतना क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी जी बिल्कुल, क्लर्क के थ्रू भी आप कर सकते हैं। क्लर्क के थ्रू तो अरे बहुत इजी है, उसमें तो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है, वो तो इससे भी ज्यादा इजी है। लेकिन जब आप थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करते हो ना, तो आप जो है फिर क्या करते हो, आप जो है नेक्स्ट ऑथ को यूज करते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ से साइन इन करते हैं भाई गिटहब के साथ। ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप लोग, साइन इन हो चुका है। अच्छा, अब इसके कोड में आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो teach.tsx में, तो इसमें सेशन के थ्रू आपने दिया हुआ है कि भाई अगर इसको सेशन मिल जाता है तो आप क्या करो, आपने जो है अगर सेशन मिले तो जो है आपने इसको क्या करना है कि आपने इसकी ईमेल यूजर की चेक करवानी है और उसके बाद ऑन बटन क्लिक क्लिक करना है और इसको साइन आउट करवा देना है। अच्छा, साइन इन, साइन आउट, यूज सेशन, ये सब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑथ से जो है हम इंपोर्ट करवा रहे हैं डायरेक्टली। इंपोर्ट करवा के इस पे हम जस्ट काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, तो काम इजीली हो सकता है। साइन आउट किया, साइन आउट हो गया। ठीक है। अगेन साइन इन करूंगी, साइन इन हो जाएगा। अब इसको कैसे पता कि मेरी गिटहब की आईडी कौन सी है, ये गिटहब की ईमेल कौन सी है? तो यानी कि काम हो रहा है ना, काम हो रहा है जब भी तो उसको पता है। और साइन आउट करोगे तो आप साइन आउट हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा सा काम होता है, छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, या आप सिर्फ दिमाग लगाने की बात होती है तो इंसान समझ जाता है कि यार क्या काम है। ठीक है। इतना क्लियर है? ये टॉपिक क्लियर है? आप सब देख सकते हो कि नेक्स्ट ऑथ ने जो है कितना इजी कर दिया हमारे काम को। एक बार ओवरव्यू, ठीक है, दे देते हैं एक बार ओवरव्यू।
अच्छा, बेसिकली मैं ये बता रही थी कि ऑथेंटिकेशन में नेक्स्ट ऑथ को जब हम यूज़ करते हैं तो हम npm इंस्टॉल नेक्स्ट ऑथ की कमांड रन करते हैं, ठीक है। ये सारा कोड जो है आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। बेहतरीन ये है पढ़ने के लिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाओ, ठीक है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा अगर एक और अच्छी टिप चाहिए जो कि मैं खुद भी अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो आप जो है डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ो, ठीक है। गूगल भी सर्च करो, गूगल से भी सर्च करो, उसमें भी जो है ब्लॉग्स पढ़ो, ठीक है। उसमें भी काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, ठीक है। चाहे तो आप यूट्यूब से भी वीडियोस देखो, अच्छी बात है यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे जो कंटेंट होता है ना, और जो डॉक्यूमेंट में कंटेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट होता है ना, वो आपको बहुत कम से यूट्यूब पे मिलता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत इंसान को होनी चाहिए। आगे जब हम जाएंगे और आगे जब हम काम करेंगे ना, तो बहुत ऐसा काम होगा और बहुत ऐसी चीजें होंगी जो हमें डॉक्यूमेंटेशन से ही करनी होगी। तो जब इंसान को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत होगी, ब्लॉग्स पढ़ने की आदत होगी, तो वो काफी, उसको चीजें काफी अच्छी अच्छी चीजें पता चलती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलती हैं। तो एक जगह से नहीं पढ़ो, ठीक है। वो जैसा आमिर खान ने कहा था ना कि जहां से ज्ञान बट रहा हो वहां से जो है उसको लपेट लो। तो वही चीज है कि जहां से ज्ञान मिले ना, जहां से समझ आए और जहां से काम मिले, तो वहीं से ले लो, ठीक है। चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ो, ब्लॉग्स भी इसके पढ़ो, गूगल पे भी सर्च मारो, चैट जीपीटी से भी पढ़ो, ठीक है। पढ़ना है भाई, चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलेगा चैट जीपीटी का, ठीक है। चैट जीपीटी से टॉपिक्स उसको बताओ, उसको बोलो भाई मुझे समझाओ ये, ठीक है, रोमन उर्दू में समझाओ उसको, आप ऐसे बोलो। इंग्लिश में मुझे खुद को काफी दफा ऐसा होता है, कोई कॉन्सेप्ट होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, मुझे नहीं समझ आता है, आप उसको बोलो भाई मुझे रोमन उर्दू में समझाए, वो समझाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च मारो, यूट्यूब से पढ़ो। बहुत सारी जगह ऐसी है और बहुत ऐसा कंटेंट है कि आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे, लेकिन कंटेंट खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़ने की बेहतरीन एक टिप ये है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन की वापस से। तो ये डायरेक्टली हमने क्या करा था, हमने यहाँ से नेक्स्ट ऑथ से, यहाँ से गेट स्टार्टेड पे जाकर, यहाँ पर, यहाँ से आके हमने डायरेक्टली इसको उठाया था, ठीक है। हमने डायरेक्टली इसको उठा के, और हमने क्या करा था, हमने एपीआई का फोल्डर बनाया था, उसमें ऑथ का फोल्डर बनाया, उसमें डॉट 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 नेक्स्ट ऑथ का, इस तरीके से ये फोल्डर बनेगा, और उसमें राउट डॉट टीएस की फाइल बनेगी। और उसमें हमने क्या करा, हमने ये कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, आप वो बोल रहा है भाई क्लाइंट पेज पे आपने ये काम जो है कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने जो है लॉगिन पे गए, हमने ये काम यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमने प्रोवाइडर्स में से गिटहब प्रोवाइडर ले लिया कि भाई गिटहब प्रोवाइडर आप दे दो, ठीक है। उसके बाद गिटहब से क्या करा, हम गिटहब में अपने जो है अपना गिटहब हमने अकाउंट ओपन किया, ठीक है। यहाँ से हम जो है अपने अकाउंट में गए, सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके जो है हम बिल्कुल डाउन चले जाएंगे, और यहाँ से डेवलपर सेटिंग्स में आके ऑथ एप्स में आएंगे हम, ठीक है। और यहाँ से आपने क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करना है। वो आपको जो है एक क्लाइंट आईडी प्रोवाइड करेगा, वो क्लाइंट आईडी आपने लेनी है और अपने env.local में गिटहब आईडी में पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और क्रिएट न्यू सीक्रेट करना है और गिटहब सीक्रेट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना काम किया, उसके बाद हमने क्या किया, हम डायरेक्टली जो है यूज सेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या सेशन प्रोवाइडर को इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने लेआउट में, ठीक है। तो सेशन प्रोवाइडर को हमने क्या करा, हमने रैप करा इसके अंदर चिल्ड्रन को, और उसके बाद जो है इसको हमने यूज क्लाइंट कर दिया, क्योंकि हम लेआउट को यूज क्लाइंट नहीं कर सकते, वरना ये एरर देगा, ठीक है। और हमारी पूरी जो है प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट साइड हो जाएगा, तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो है सेशन रैपर के अंदर हमने पूरी बॉडीज की रैप कर दी। जस्ट इतना सा काम किया, और उसके बाद जो है आप अपना देखोगे यहाँ पर लॉगिन पर अगर आप आते हो, ठीक है, लॉगिन पर आप आते हो तो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो, इसको साइन इन विद गिटहब करा आपने, ठीक है। ये साइन इन हो गया आपके पास, ठीक है। साइन आउट करोगे, साइन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हो। दैट क्लियर? मेरा यही एरर आ रहा था ना अरीबा, जो मैंने आपको बताया था, कौन उसका आया था, सर्वर कॉन्टेक्ट का। सर्वर कॉन्टेक्ट्स कौन सा हाँ, है? मेरा सेशन प्रोवाइडर का ही आया था, मैंने सेशन प्रोवाइडर से लेआउट को पूरा रैप कर दिया था, तो इस वजह से मेरा कोड नहीं बिल्कुल, चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरीके के एरर्स आपके पास आएंगे।
तो आपको जो है बेसिकली इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी जो होती है ना, वो भी हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, क्योंकि उसके लिए भी हमें यूज क्लाइंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके ठीक। लिए भी जो है हम रैपर बनाते हैं, रैपर बना के उसमें उसका रैप करते हैं और उसके बाद देन फिर हम उसको कॉल करते हैं। तो जो है काम बड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये टॉपिक क्लियर है, ऑथेंटिकेशन क्लियर है। जी जी बिल्कुल, सैरिश पूछे। जी भाई, जिसके पास रिकॉर्ड हो रही हो वीडियो, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर दीजिएगा और ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिली तो उनको मिल जाए, ठीक है। अच्छा एक और, जी जी पूछ लें देन उसके बाद फिर हम जो है अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने आप को जो है अनम्यूट कर सकते हैं। इशू मेरा ये आ रहा था कि मैंने एपीआई को फेच करवाया हम्म। में। तो पहले मैंने उसको एक राउट में फेच करवाया तो वर्किंग कर रहा था, पर मैंने कंपोनेंट में फेच करवाया और उसे पेज डॉट टीएसएक्स में, मतलब जो हमारी फर्स्ट फाइल होती है पेज डॉट टीएसएक्स, मैंने उसको कॉल करवाया तो वहाँ वो एरर शो कर रहा है, वहाँ वो कॉल नहीं हो रहा, वहाँ वो वर्किंग नहीं कर रहा एज अ कंपोनेंट के थ्रू एपीआई। देखो एपीआई जो है, अगर कंपोनेंट में आप अच्छा मैंने आपका कोड भी नहीं देखा ना, कि एक बंदा कोड देखता है ना तो उससे भी समझ आ जाता है। अच्छा अगर आप हैकाथॉन की बात कर रहे हो ना, तो हैकाथॉन में देखो इस तरीके से होगा कि आपने सैनिटी से फैच करवाना होगा डेटा। वैसे अगर एपीआई से फैच करवाओ तो मे भी पॉसिबल कि आप शायद कोड में कुछ एरर कर रहे हो या एपीआई में कुछ मसला हो रहा हो, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जिसकी वजह से मसला हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो आप मुझे कोड शेयर करना, हाँ नहीं, फिर मैं उसमें देख के बताऊंगी। ओके, मैंने सैनिटी से ही फेच करवाया था वैसे। अच्छा, सैनिटी से पैच करवाया था ना, तो मे भी राउट पे वो पॉसिबल काम कि कर जो रहा है। है, हम्म। राउट पे काम कर रहा है, बट पेज डॉट टीएसएक्स की जो मेन फाइल होती है ना, वहां पर जब कॉल करवा रही हूँ ना, वहां वो एरर दे रहा है। अच्छा चलो, तुम जो है कोड मुझे शेयर करना, फिर मैं देख लूंगी क्या एरर है, ठीक है। ओके, थैंक। ओके वेलकम। अच्छा सैरिश, आप भी पूछ सकती हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अच्छा जी, देन फिर एक काम करते हैं हम, आई थिंक सो के कोई इशू है, तो हम जो है अपने मिडिल वेयर पे चलते हैं। मिडिल वेयर क्या है, मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मिडिल वेयर कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिडिल वेयर का। वो ये कि जब यूजर आपके पास रिक्वेस्ट करता है, तो जब तक वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जाए, या फॉर एग्जांपल यूजर आपका पेज, अबाउट का पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो जब तक आपकी रिक्वेस्ट अबाउट पेज पे जाए, उसके बीच में ही हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को पकड़ते हैं और उस रिस्पॉन्स पे मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उस रिस्पॉन्स को चेंज कर देते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं, अच्छा यहाँ से आप जो है मिडिल वेयर की जो है, यहाँ से नेक्स्ट जेएस की ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से भी आप मिडिलवेयर के बारे में सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। यहीं से मैंने इसका कोड कॉपी किया है, और कोड कॉपी करके मैंने एक मिडिलवेयर की फाइल बनाई है रूट पर, मिडिलवेयर डॉट टीएस के नाम से, ठीक है। और इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, नेक्स्ट जेएस नेक्स्ट रिस्पॉन्स में हम कर रहे हैं कि भाई आप चेक करो, जो भी यूजर आता है, ठीक है, और वो अबाउट के पेज पे जाने की कोशिश करता है, तो आपने उसमें उसके थ्रू ये फंक्शन चलाना है, उसके बरक्स ये फंक्शन चलाना है। उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स में आप उसको रीडायरेक्ट कर दो। रीडायरेक्ट इसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स का एक मेथड है या फंक्शन है, जो कि क्या करता है कि आप जिस पेज को कॉल करने की कोशिश करो, यहाँ पर आप जो यूआरएल देते हो वो उस पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देता है। कैसे देख लेते हैं अभी हम कि किस तरीके से, ठीक है। अगर हम यहाँ आ जाएं और यहाँ से मैं इसको हटाकर अबाउट पे जाने की कोशिश करूँ, तो ये मुझे अबाउट पे लेकर ही नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हो, मैं जितनी बार भी कोशिश कर लूँ यहाँ से, ये मुझे अबाउट पे लेकर ही नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसका रिस्पॉन्स ही बीच में पकड़ के इसके रिस्पॉन्स को एडिट कर दिया, इसके रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर दिया। अगर यहाँ पर मैं अबाउट टू कर दूं, ठीक है, तो ये अबाउट के पेज पे जाएगा, और अबाउट का पेज बना हुआ भी है हमारे पास। कैसे, अबाउट पेज देख रहे हो आप लोग। लेकिन यही अगर मैं इसको अबाउट टू को हटा के अबाउट पेज कर दूं, और यहाँ से अब हम फिर दोबारा से इसको अबाउट पे जाने की कोशिश करें, तो देख रहे हो आप लोग, ये मुझे मेन राउट पे ला रहा है, मेन रूट पेज पे लेकर आ रहा है।
तो मिडिल वेयर का यही काम होता है कि बेसिकली जो भी आपका रिस्पॉन्स हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका डेटाबेस में कोई मसला आ जाता है या सर्वर पे कोई मसला आ जाता है, तो जब यूज़र वो पेज एक्सेस करने की कोशिश करे तो आप उसको जो है यहाँ से जेसन भी डायरेक्टली जो है भेज सकते हो कि भाई हमारा सर्वर जो अभी डाउन है, आप प्लीज़ ट्राई लेटर या इस तरीके से कुछ भी आप काम इस पे करवा सकते हो, मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्स में करवा सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ जो है इसमें हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन से ही देख लेते हैं। कल मैं जो आप लोगों से बात कर रही थी, हेड टैग्स वगैरह जो होते हैं, मेटाडेटा टैग्स वगैरह, वो भी आप डायरेक्टली यहीं से दे सकते हो। ठीक है, ये देखो, रिक्वेस्ट हेडर और सेट हेडर और रिस्पॉन्स हेडर डॉट सेट हेडर सेट करवा रहे हैं हम इसके रिस्पॉन्स में, तो आप हेडर्स वगैरह भी इसमें सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसमें जो मुझे लगता है कि पता आनी आनी चाहिए, मतलब सबको पता होनी चाहिए। एक इसका फंक्शन होता है री राइट का। ठीक है, एक यहाँ जो हमने देखा ना, ये फंक्शन इसका है रीडायरेक्ट का। रीडायरेक्ट क्या करता है, जो हम इसमें यूआरएल देते हैं ना, वो कोई भी रिक्वेस्ट जो है अगर अबाउट के पेज पे जाएगी तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा स्लैश के पेज पे, यानी कि करंट पेज पे, होम पेज पे। लेकिन रीराइट क्या करता है, रीराइट ये करता है कि अगर आप जो है अबाउट का भी काम उठाकर अगर मांग रहे हो ना, अगर अबाउट टू का फॉर एग्जाम्पल आप काम मांग रहे हो, ठीक है, अबाउट में, यानी कि ये देखो, इफ रिक्वेस्ट नेक्स्ट यूआरएल पाथ नेम स्टार्ट्स विद, अगर अबाउट पे आपका रिक्वेस्ट जारी है तो उस पे क्या करो, आप उसको अबाउट का पेज मत दो, आप उसको नेक्स्ट रिस्पॉन्स में उसका रिस्पॉन्स रीराइट कर दो और उसको क्या करो, अबाउट टू पे जो कंटेंट है ना वो आप उसको उठा के दे दो। तो रीराइट का ये काम होता है। ठीक है, जबकि रीडायरेक्ट क्या करता है, रीडायरेक्ट उसको पूरा पेज उठा के देता है, जबकि रीडायरेक्ट जो है उसको पूरा पेज उठा के देता है, जबकि रीराइट जो होता है सिर्फ इसका कंटेंट देता है। आपका जो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर स्लैश अबाउट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखो राउट भी इसका चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्लैश अबाउट नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ आप जो है, यहाँ अगर हम रीराइट कर दें बेसिकली, इसको जो है काम करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं फंक्शन को, और जो है इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम इससे क्या कह रहे हैं, बेसिकली हम इसको ये कह रहे हैं कि अगर रिक्वेस्ट अबाउट के पेज पर आए ना, तो आप इसको क्या करो कि आप इसको जो है रूट पे जो काम हुआ हुआ है ना उसका कंटेंट दे दो। ठीक है, अब ये भी ट्राई कर लेते हैं कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता। ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग, ये है जादू। जादू नहीं है भाई, ये इसने क्या करा, इसने आपका जो है राउट वही रहने दिया, लेकिन कंटेंट कौन सा उठा के दे दिया, स्लैश वाला। ठीक है, तो ये इसमें एक रीराइट का मेथड होता है और ये रीडायरेक्ट की नेक्स्ट रिस्पॉन्स के मेथड्स होते हैं जो मिडिल वेयर में लगते हैं, और ये आप लोगों को पता होने चाहिए। एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट जो है यही थे। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि कॉल हमारी एंड हो जाएगी। और मुझे ये कह रहा है कि जस्ट ये हमारी लास्ट क्लास थी, तो इसके बाद जो है मेरे पास अगर कोई वो होंगे, कोई पीडीएफ्स वगैरह होंगे, एमसीक्यूज होंगे, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी जो है अपना फीडबैक लाजमी लाजमी दीजिएगा, डिस्कॉर्ड पे हो चाहे लिंक्डइन पे हो, क्योंकि मैं मुझे इंतज़ार रहता है आप लोग के फीडबैक का कि आप लोग फीडबैक देंगे, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जस्ट 2 मिनट से हमारी कॉल एंड हो जाएगी। क्लियर है? भाई जिसके पास भी रिकॉर्डेड सेशन हो तो, जिसके पास भी रिकॉर्डेड सेशन हो तो वो जो है शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगी, पहले तो मैंने शेयर कर चुकी हूँ, वो आप लोग आपस में शेयर कर लीजिएगा एक दूसरे से। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई न्यू पीडीएफ्स मैं क्रिएट करूंगी आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग के साथ डिस्कॉर्ड पे शेयर करूंगी। बाकी जो है डिस्कॉर्ड पे मेरी आईडी है अरीबा ज़फ़र के नाम से। ठीक है, तो हमारी कॉल एंड होने वाली है और रिकॉर्डेड सेशन आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी जो है फिर हम अपनी क्लास एंड करते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। और दुआओं में याद रखिएगा ऑल ऑफ़ यू, आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। इंशाल्लाह हम सब जो है बहुत अच्छा अपना एग्ज़ाम देंगे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है जी।
ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।